आज के इस लेक्चर की शुरुआत करते हैं एस्ट्रोनॉमी पिक्चर ऑफ द डे से। ये पिक्चर्स स्पेस टेलीस्कोप्स, स्पेस ऑब्जर्वेटरीज या तो फिर स्पेस क्राफ्ट की मदद से ली जाती है और ये इमेजेस इतना कुछ बताती है कि इनको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत पड़ती है। इस एस्ट्रोनॉमी पिक्चर ऑफ द डे सीरीज़ में हम इसी तरह की इमेजेस का शॉर्ट में मतलब समझने की कोशिश करेंगे। चलिए चालू करते हैं समझना आज की एस्ट्रोनॉमी पिक्चर को। एक सामान्य तारा कितना विशाल हो सकता है? डिस्टेंस, ब्राइटनेस और स्टैंडर्ड सोलर मॉडल से बने अनुमानों से ओपन क्लस्टर पिसमिस 24-1 में हमारे सूर्य के वस्तुमान से 200 गुना अधिक वस्तुमान का एक तारा मिला है, जिससे यह ज्ञात सितारों में से एक सबसे बड़े वस्तुमान का तारा बन गया है। दिखाए गए फोटो में ये तारा गैस क्लाउड्स के ठीक ऊपर स्थित सबसे चमकीली वस्तु है। हबल स्पेस टेलीस्कोप के साथ ली गई इमेज का यह बारीकी से निरीक्षण करने का नतीजा है। इमेज को अच्छी तरह से देखने पे ये पता चलता है कि पिसमिस 24-1 क्लस्टर ये अकेले तारे से नहीं बल्कि कम से कम 3 विशाल और मैसिव तारों से अपनी शानदार चमक प्राप्त करता है। इस क्लस्टर के सभी घटक तारों का वस्तुमान हमारे सूरज से कम 100 गुना अधिक है, जो उन्हें वर्तमान रिकॉर्ड में सबसे मैसिव तारों के बीच लाता है। इमेज के नीचे की ओर नेब्यूला NGC 6357 में कुछ तारे तैयार हुए हैं और कुछ तारे तैयार होने की मार्ग पर है। ये सभी विशाल और चमकीले तारे मिलके एक बहुत ही सुंदर दृश्य बनाते हैं। इस लेक्चर में हम देखेंगे मोशन इन प्लेन चैप्टर का सेकेंड पार्ट। इस पार्ट में हम स्टडी करेंगे मोशन इन ग्राफिकल वे। ग्राफिकल स्टडी ऑफ मोशन में हम सबसे पहला देखेंगे डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ। अब देखिए ग्राफ के 2 टाइप्स है, एक है डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ और दूसरा है वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ। यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ देखने जा रहे हैं हम सबसे पहला, उसमें हम मोशन में डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम एक दूसरे के साथ कैसे वेरी करते हैं ये स्टडी करेंगे। अब देखिए कि सबसे पहले ऑब्जेक्ट है रेस्ट पोजीशन पे, तो उसका डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ कैसे रहेगा, और उसके बाद में हम देखेंगे कि यदि वो ऑब्जेक्ट हमने मोशन में ला दिया है विथ कांस्टेंट वेलोसिटी या तो फिर विथ नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, तो डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ कैसे होंगे वो हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। सबसे पहली केस देखेंगे, ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट पोजीशन। 2 एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस हम मानते हैं और ये वाई एक्सिस। यहाँ पे एक्स एक्सिस पे हमने टाइम ये कंस्टेंट लिया है और वाई एक्सिस पे हमने डिस्प्लेसमेंट ली है। इसका मतलब इस ओरिजिन से इस साइड टाइम बढ़ते जा रहा है, वाई एक्सिस पे क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट बढ़ेगी। अब देखिए सबसे पहली जो पोजीशन ली है हमने इस ऑब्जेक्ट की वो है ये पोजीशन। मैं यहाँ पे और एक ग्राफ ड्रॉ करता हूँ। यहाँ पे आपको ये क्लियर कराना है कि इनिशियल पोजीशन क्या है उस ऑब्जेक्ट की, उस पर डिपेंड करेगा एक ग्राफ कहाँ से चालू होगा। ये है एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस, और एक्स एक्सिस पे हमने लिया है टाइम और वाई एक्सिस पे हमने ली है डिस्प्लेसमेंट। ये डिफरेंस आपको अच्छी तरीके से समझ में आना चाहिए कि ये एक्स एक्सिस है और ये डिस्प्लेसमेंट है, इन दोनों का कुछ रिलेशन है नहीं। हम डिस्प्लेसमेंट इस एक्सिस पे भी ले सकते हैं और टाइम इस एक्सिस पे ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हमने यहाँ पे बुक में जो दिया है उसके अकॉर्डिंग एक्स एक्सिस पे टाइम लिया है और वाई एक्सिस पे डिस्प्लेसमेंट ली है। अब देखिए इनिशियली समझो पॉइंट है इस पोजीशन पे, और बाय द टाइम वो अपनी पोजीशन चेंज नहीं करेगा क्योंकि वो रेस्ट पोजीशन पे है। तो इसका मतलब क्या है, समझो टाइम है यहाँ पे 1 सेकेंड, यहाँ पे है, मैं सिर्फ 1, 2, 3, 4 और 5 लिख देता हूँ। टाइम ये है सेकेंड में, इस तरफ वेरी हो रहा है, और ये डिस्प्लेसमेंट है मीटर में, ये इस साइड वेरी हो रहा है। अब देखिए ये पॉइंट इनिशियल पोजीशन पे था, उसी पोजीशन पे आफ्टर 1 सेकेंड रहेगा, आफ्टर 2 सेकेंड रहेगा, आफ्टर n सेकेंड्स रहेगा। इसका मतलब सिर्फ टाइम बढ़ते जाएगा लेकिन डिस्प्लेसमेंट वही रहेगी। इसका मतलब ये जो ग्राफ रहेगा वो इसी लाइन पे रहेगा। समझो इस ऑब्जेक्ट की इनिशियल पोजीशन हमने यहाँ पे ली, तो इसका मतलब बाय द टाइम वो अपनी पोजीशन चेंज नहीं करेगा और वो ग्राफ एक हॉरिजॉन्टल लाइन रहेगी, वो रहेगी पैरेलल टू द
एक्स एक्सिस, और यहाँ पे ये पोजीशन हमने इस पॉइंट पे ली है, इसका मतलब ये जो ग्राफ रहेगा वो पैरेलल रहेगा टाइम के एक्सिस को, और ये है हमारा पहला केस जहाँ पे ऑब्जेक्ट है रेस्ट पोजीशन पे। चलिए दूसरा केस देखते हैं। दूसरा जो केस है ऑब्जेक्ट विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ये एक एक्सिस है, ये दूसरा एक्सिस है, यहाँ पे टाइम है, ये टाइम है सेकेंड्स में, ये डिस्प्लेसमेंट है मीटर में। अब देखिए ये जो ऑब्जेक्ट है इनिशियली हमने ओरिजिन पे रखा था और बाय द टाइम वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव होगा। एक कोऑर्डिनेट सिस्टम निकालता हूं। ओके, तो यहाँ पे होगा ओरिजिन, यहाँ पे इस एक्सिस पे होगा टाइम, वो होगा सेकेंड्स में, वो बढ़ता जाएगा समझो 1 2 3 4 5 सेकेंड ऐसे। इस एक्सिस पे है डिस्प्लेसमेंट, वो होगी मीटर में, और डिस्प्लेसमेंट होगा 5 10 मीटर 15 मीटर 20 मीटर 25 मीटर। ये जो कंडीशन दी है इसमें बताया है कि ऑब्जेक्ट विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, मतलब इस एक्सिस पे ऑब्जेक्ट समझो 5 मीटर पर सेकेंड ये कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव हो रहा है। इसका मतलब क्या होगा, इनिशियली वो पॉइंट समझो यहाँ पे है, तो आफ्टर 1 सेकेंड वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर चुका होगा, क्योंकि आपको ये फॉर्मूला पता है, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम और डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। ये जो डिस्टेंस है मतलब डिस्प्लेसमेंट है आफ्टर 1 सेकेंड कितनी होगी, ये वेलोसिटी 5 है, ये टाइम होगा 1, तो ये होगी 5 मीटर, मतलब डिस्प्लेसमेंट होगी 5 मीटर आफ्टर 1 सेकेंड। आफ्टर 2 सेकेंड्स इट विल बी 5 इंटू 2 इक्वल टू 10 मीटर, तो 2 सेकेंड यहाँ पे है और 10 मीटर यहाँ पे है, ये दूसरा पॉइंट मिलेगा। सिमिलरली आफ्टर 3 सेकेंड्स हमें पॉइंट मिलेगा 15 मीटर वाला और 3 सेकेंड्स वाला, मतलब ये पॉइंट यहाँ पे होगा। इसका मतलब 4 सेकेंड्स के बाद वो होगा यहाँ पे 20 मीटर विल बी द डिस्प्लेसमेंट, आफ्टर 5 सेकेंड्स दिस विल बी द डिस्प्लेसमेंट, मतलब 25 मीटर विल बी द डिस्प्लेसमेंट। तो ये यहाँ पे हम एक सीधा ग्राफ ड्रॉ करेंगे। ये जो ग्राफ है वो ग्राफ हर एक पॉइंट से गुजरेगा और ये जो ग्राफ है वो एग्जैक्टली स्ट्रेट लाइन होगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट जो है हर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है। ये जो केस है उस केस को हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट इज ट्रैवलिंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी और ऑब्जेक्ट इज ट्रैवलिंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी अलोंग द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। यहाँ पे सिर्फ पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे लिया है हमने। हम ये जो केस है अपोजिट तरीके से भी स्टडी कर सकते हैं, जिसमें ये जो ऑब्जेक्ट है निगेटिव एक्स एक्सिस पे विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी ट्रैवल कर रहा हो, या तो फिर ये ऑब्जेक्ट स्टार्ट ही किसी पोजीशन से करता हो जहाँ पे इनिशियल डिस्प्लेसमेंट कुछ हो, तब ये ग्राफ अलग आ सकता है। समझो ये जो ऑब्जेक्ट है ये 20 मीटर इनिशियल डिस्प्लेसमेंट से ट्रैवल कर रहा हो, तो ये जो ग्राफ होगा वो इस लाइन को पैरेलल होगा। तो ये केस है ऑब्जेक्ट विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस। अगली केस हम देखेंगे ऑब्जेक्ट ट्रैवलिंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी बट अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस। तो चलिए चलते हैं और देखते हैं वो केस क्या है। यहाँ पे देखिए ये जो ऑब्जेक्ट है इनिशियली इस पोजीशन पे है और वो निगेटिव एक्स एक्सिस पे मतलब इस तरफ ट्रैवल कर रहा है। तो यहाँ पे देखिए ये है ओरिजिन, ये है पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये है पॉजिटिव वाई एक्सिस, इस एक्सिस पे होगी डिस्प्लेसमेंट विच विल बी इन मीटर्स, इस एक्सिस पे होगा टाइम विच विल बी इन सेकेंड्स। ये है 1 सेकेंड 2 सेकेंड 3 सेकेंड 4 5 6, इस एक्सिस पे होगा डिस्टेंस 5 10 15 20 25। इस कंडीशन के अकॉर्डिंग हम इनिशियली पॉइंट लेंगे इस पोजीशन पे, और ये निगेटिव एक्स एक्सिस पे ट्रैवल कर रहा है। इसका मतलब इसका डिस्प्लेसमेंट अब क्या होगा, कम होता चला जाएगा। मतलब इनिशियली डिस्प्लेसमेंट था 20, अब वो कम होता चला जाएगा बाय द टाइम 15 10 5 ऐसे कम होता चला जाएगा। क्योंकि एक बात
आपको हमेशा याद में रखनी है, डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो वेक्टर क्वांटिटी होती है, वो निगेटिव हो सकता है। इसके बाद वेलोसिटी भी जो होती है वो वेक्टर क्वांटिटी होती है, वो भी निगेटिव हो सकती है। इसका मतलब हम यहाँ पे वेलोसिटी लेंगे -5 मीटर पर सेकेंड। अब देखिए इनिशियली टाइम 0 है और इनिशियल डिस्प्लेसमेंट है 20 मीटर। तो आफ्टर 1 सेकेंड ये ट्रैवल करेगा 5 मीटर अलोंग निगेटिव एक्स एक्सिस। ये देखिए यहाँ पे हम डिस्प्लेसमेंट यदि निकालते हैं, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। वेलोसिटी कितनी है? वेलोसिटी है -5 और टाइम है 1 सेकेंड, ये आएगा -5 मीटर। मतलब y एक्सिस पे हम 20 से नीचे आएंगे, 20 से 5 माइनस करना पड़ेगा हमें, तब जाके हमें पोजीशन मिलेगी उस ऑब्जेक्ट की। मतलब 20 से 5 माइनस करेंगे तो आएगा 15 और विच विल बी आफ्टर 1 सेकेंड। सिमिलरली आफ्टर 2 सेकेंड्स इट विल बी 10 मीटर्स, आफ्टर 3 सेकेंड्स इट विल बी 5, आफ्टर 4 सेकेंड्स इट विल बी 0 एंड वो ऐसे कम होता चला जाएगा, -5 -10 लाइक दैट। और ये ग्राफ हम ड्रॉ कर सकते हैं। ये जो ग्राफ है वो क्या दिखा रहा है? ये ग्राफ दिखा रहा है कि वो जो गिवन ऑब्जेक्ट है नेगेटिव एक्स एक्सिस पे ट्रैवल कर रहा है विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, और वो वेलोसिटी कितनी है? -5 मीटर पर सेकेंड। और एक बात ध्यान में रखिए, ये ऑब्जेक्ट इनिशियली समझो इस पोजीशन पे रहता था, तो ये जो ग्राफ था वो इसी लाइन को पैरेलल आता था, लेकिन वो जो ग्राफ रहता वो यहाँ से स्टार्ट होता, राइट। सो दैट इज व्हाट अबाउट ऑब्जेक्ट ट्रैवलिंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस। सो लेट्स सी गाइस ऑब्जेक्ट परफॉर्मिंग ऑसिलेटरी मोशन। अब ये ऑसिलेटरी मोशन क्या होती है, सबसे पहले उसकी बात करेंगे। ऑसिलेटरी मोशन देखिए ये है समझो पेंडुलम, और वो कैसे ट्रैवल करता है? ये उसकी मीन पोजीशन रहती है, और ये इस मीन पोजीशन से फर्स्ट टाइम राइट हैंड साइड को ट्रैवल करता है, फिर वहाँ पे वो स्टॉप होता है, फिर अपने मीन पोजीशन पे आता है, और मीन पोजीशन से फिर लेफ्ट एक्सट्रीम पे ट्रैवल करता है, फिर लेफ्ट एक्सट्रीम पे रुकता है और बाद में ट्रैवल करता है अपने सेंटर की तरफ या तो फिर मीन की तरफ। इसका मतलब वो टू एंड फ्रो मोशन में है। इसी मोशन को हम बोलते हैं ऑसिलेटरी मोशन। तो यहाँ पे देखिए समझो ये ऑब्जेक्ट चालू कर रहा है इस पोजीशन से, ये इसकी इनिशियल पोजीशन है। तो बाय द टाइम समझो 1 सेकेंड यहाँ पे है, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड और 5 सेकेंड। ये डिस्टेंस है समझो 1 2 3 4 5 मीटर। वो इनिशियली चालू कर रहा है 3 मीटर इनिशियल पोजीशन से। इस पोजीशन से वो एक्सट्रीम राइट पे जाएगा फर्स्ट, समझो फर्स्ट सेकेंड में वो एक्सट्रीम राइट को जाएगा। उसकी पोजीशन यहाँ से 3 थी, यहाँ 4 हो गई पहले सेकेंड में। दूसरे सेकेंड में फिर वो लेफ्ट हैंड साइड आएगा और मीन पोजीशन पे आएगा, मतलब आफ्टर 2 सेकेंड्स इट विल कम टू मीन पोजीशन अगेन। तो आगे वो क्या करेगा? लेफ्ट हैंड साइड को ट्रैवल करेगा और मैक्सिमम जो डिस्प्लेसमेंट है लेफ्ट हैंड साइड को वो पालेगा, वो समझो वो पहुंचेगा इस पॉइंट पे। आफ्टर 3 सेकेंड्स इट विल बी हैविंग 2 मीटर डिस्प्लेसमेंट। आफ्टर गोइंग टू एक्सट्रीम पोजीशन इट विल स्टार्ट टू ट्रैवल अगेन टूवर्ड्स मीन पोजीशन। आफ्टर 4 सेकेंड्स इट विल रीच टू इट्स मीन पोजीशन, राइट। तो यहाँ पे हमें ये जो ग्राफ मिलता है ये जिग जैग टाइप का ग्राफ मिलता है। ये हम कंटिन्यू करते हैं तो ऐसा ग्राफ मिलता जाएगा, और इस ग्राफ को हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ ऑफ द ऑब्जेक्ट विच इज परफॉर्मिंग ऑसिलेटरी मोशन। तो आई होप गाइस कि आपको ऑसिलेटरी मोशन का डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ समझ में आ चुका होगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे ऑब्जेक्ट विच इज परफॉर्मिंग नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब नॉन यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या है? ये बहुत ही सिंपल है। देखिए अब तक हमने कौन से केसेस देखे? सबसे पहली केस देखी
ऑब्जेक्ट रेस्ट पे था। दूसरी केस देखी, ऑब्जेक्ट एक्स एक्सिस पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव हो रहा था। थर्ड केस देखी, ऑब्जेक्ट नेगेटिव एक्स एक्सिस पे कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव हो रहा था। और फोर्थ केस देखी हमने कि ऑब्जेक्ट ऑसिलेटरी मोशन में था। अब यहाँ पे जो मोशन है वो है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब नॉन यूनिफॉर्म मोशन का मतलब यही है कि वो ऑब्जेक्ट इन द इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल नहीं करेगा। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या होता है, समझो 5 मीटर पर सेकेंड इतनी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से वो ट्रैवल कर रहा हो। इसका मतलब क्या होता है कि पहले 1 सेकेंड में वो 5 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, दूसरे एक सेकेंड में 5 मीटर ही डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, तीसरे सेकेंड में भी 5 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। इसका मतलब क्या है कि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस वो ऑब्जेक्ट ट्रैवल करेगा। इसका मतलब होता है यूनिफॉर्म वेलोसिटी। और नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब यही है कि वो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल नहीं करेगा। तो समझो यहाँ पे है 5 मीटर, यहाँ पे है 10, 15, 20, 25 और 30। यहाँ पे सेकेंड्स हो गए 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। राइट, समझो इनिशियली ऑब्जेक्ट है इस पोजीशन पे। तो देखिए, समझो इस पोजीशन से उसने चालू किया, पहले सेकेंड तक वो उसी पोजीशन पे रहा, मतलब रेस्ट पे रहा। उसके बाद में उसने ट्रैवल करना चालू किया। समझो उसने ट्रैवल करना चालू किया 5 मीटर पर सेकेंड से, इसका मतलब वो इस पोजीशन पे पहुंचेगा। इसके बाद समझो उसकी वेलोसिटी और बढ़ गई और वो पहुंचा इस पोजीशन पे। फिर उसने अपनी वेलोसिटी कम की, इस पोजीशन पे पहुंचा और आखिर में समझो वो यहाँ पे है। राइट, मैंने क्या किया यहाँ पे, मैंने रैंडम वेलोसिटीज़ ली है। पहले तो वो रेस्ट पे था, उसके बाद में मोशन में आ गया, उसने अपनी सडन वेलोसिटी बढ़ा दी, उसके बाद कम कर दी और आखिर में वो यहाँ पे पहुँचा है। इसका ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे हम? ये ग्राफ कोई स्ट्रेट लाइन नहीं होगा, ये ग्राफ होगा कर्व। राइट, तो ये जो ग्राफ है वो ग्राफ होगा डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ ऐसे ऑब्जेक्ट का जो नॉन यूनिफॉर्म मोशन में हो। राइट, यहाँ पे जो केसेस दी है देखिए, टाइम t1 पे इस x1 पोजीशन पे था, टाइम t2 पे x2 पोजीशन पे आ गया, टाइम t3 पे इस x3 पोजीशन पे आ गया और ये टाइम t4 पे x4 पोजीशन पे आ गया। और ये ग्राफ हमने ड्रॉ किया। हमारे केस में ये ग्राफ ऐसा आया है, इनके केस में ये ग्राफ ऐसा आया है। यहाँ पे हम कौन सा भी एक पॉइंट लेते हैं और उस पॉइंट को एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं और ये टेंजेंट का स्लोप रहेगा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो दोस्तों, हमने अब तक देखा कि डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ्स कैसे होते थे। अब हम देखेंगे वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ्स। लेकिन जैसे हमने डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ्स में देखा कि वेलोसिटी 0 थी, कांस्टेंट थी, या तो फिर वो नॉन यूनिफॉर्म थी। यहाँ पे सबसे पहले हम देखेंगे कि एक्सेलरेशन क्या होता है। एक्सेलरेशन इज नथिंग बट द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। एक्सेलरेशन जो रहेगा वो रहेगा v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस t1, मतलब डेल्टा v अपॉन डेल्टा t। वेलोसिटी के केस में क्या लिया था हमने? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। और एक्सेलरेशन के केस में वो रहेगा रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। और यहाँ पे हम एक और बात डिस्कस करेंगे कि सिर्फ एक्सेलरेशन नहीं बोल सकते, क्योंकि समझो एक ऑब्जेक्ट है यहाँ से यहाँ तक मूव हो रहा हो, इस मोशन में ये समझो नॉन यूनिफॉर्म मोशन में है, तो यहाँ पे इस पर्टिकुलर इंस्टेंस पे हम उसका एक्सेलरेशन नहीं कैलकुलेट कर सकते। एक्सेलरेशन जो है ये भी एक चेंज की तौर पे हम कैलकुलेट करते हैं। देखिए, इस पोजीशन से लेके इस पोजीशन तक समझो यहाँ पे वेलोसिटी थी v1, यहाँ पे वेलोसिटी है v2 और यहाँ पे टाइम था t1, यहाँ पे टाइम है t2, मतलब t2 माइनस t1 टाइम में वो ऑब्जेक्ट यहाँ से लेके यहाँ तक गया है और इनिशियल वेलोसिटी थी v1, फाइनल वेलोसिटी थी v2। मतलब इस एक्सेलरेशन को हम बोलेंगे एवरेज एक्सेलरेशन, क्योंकि एक चेंज का एक्सेलरेशन हम कैलकुलेट करते हैं, ना कि एक पर्टिकुलर इंस्टेंस का। यदि पर्टिकुलर इंस्टेंस का एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना हो तो वो भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन उसको हम बोलेंगे इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। राइट, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन वो क्या रहेगा? वो रहेगा लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0 डेल्टा v अपॉन डेल्टा t। इसका मतलब क्या रहेगा कि एक ऐसा इंटरवल है जिसमें टाइम गैप है वेरी वेरी स्मॉल।
हम उसको अलग भाषा में बोल सकते हैं, इन्फिनिटेसिमल स्मॉल टाइम गैप में जितना एक्सेलरेशन चेंज हुआ होगा वो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन होगा उस मोमेंट का। मतलब एक मोमेंट का जो टाइम गैप है वो बहुत ही कम होता है, छोटा होता है, इस वजह से उसको बोलते हैं हम इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। और ये dv अपॉन dt इज नथिंग बट v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस t1, और इसको हम लिख सकते हैं dv अपॉन dt ऐसे भी। ये dv अपॉन dt का मतलब होता है डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इसको बोलते हैं हम इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। अब हम देखेंगे वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ्स। इसमें सबसे पहली जो केस है वो है ऑब्जेक्ट मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वेलोसिटी जो है वो है कांस्टेंट। इसका मतलब इनिशियली वो वेलोसिटी थी इतनी, आफ्टर टाइम t1 वो उतनी ही है, आफ्टर टाइम t2 वो उतनी ही है, और बाय द टाइम वो उतनी ही रहेगी। इसका मतलब वेलोसिटी यहाँ पे चेंज नहीं हो रही है। तो ये ग्राफ कैसे आएगा, t1 और t2 के बीच में ग्राफ हमने ड्रॉ किया है वो आएगा ये, मतलब ये ग्राफ रहेगा हमारा। और इस ग्राफ के नीचे जो एरिया शेड किया है ये एरिया दिखाएगा डिस्प्लेसमेंट, राइट। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। तो यहाँ पे ये जो भी वेलोसिटी है ये वेलोसिटी हम रख देंगे और ये टाइम गैप रख देंगे v इंटू t2 माइनस t1। तो इससे हमें क्या मिल जाएगा, ये एरिया मिल जाएगा, और ये एरिया इज नथिंग बट दी डिस्प्लेसमेंट। तो ये केस थी ऐसे ऑब्जेक्ट की जो मूव कर रहा है कांस्टेंट वेलोसिटी से। यहाँ पे हम सेकेंड केस देखेंगे। सेकेंड केस में जो ऑब्जेक्ट है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे मूव हो रहा है विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अब देखिए इनिशियल वेलोसिटी थी इतनी और बाय द टाइम वो वेलोसिटी बढ़ रही है, राइट। इसका मतलब वो जो ऑब्जेक्ट है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन मूव कर रहा है। मतलब इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में उसकी जो वेलोसिटी है इक्वल इंटरवल से इंक्रीज हो रही है। यहाँ पे देखिए इनिशियल पॉइंट ये मिलेगा, समझो टाइम 0 था तो इनिशियल पोजीशन ये थी, टाइम t1 पे ये पोजीशन, टाइम t2 पे ये पोजीशन, और ये ग्राफ हम ड्रॉ कर देते हैं। इस ग्राफ को बोलते हैं हम वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ ऑफ दिस केस। और समझो t1 से लेके t2 तक इस टाइम गैप में समझो हमें डिस्प्लेसमेंट निकालनी है। तो हम क्या करते हैं, ये जो शेडेड रीजन है इस शेडेड रीजन का हम एरिया कैलकुलेट करते हैं। ये एरिया कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, यहाँ पे देखिए हम एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ पे समझो पॉइंट है A, ये पॉइंट है B, ये पॉइंट है C, और ये पॉइंट है D एंड दिस पॉइंट इज E। तो यहाँ पे ये जो एरिया कैलकुलेट करना है ये एरिया होगा एडिशन ऑफ एरिया ऑफ द ट्रायंगल ABC प्लस एरिया ऑफ क्वाड्रिलैटरल ADEC। ये एरिया हमें मिल जाएगा 1/2 इंटू AC इंटू BC प्लस ये एरिया मिल जाएगा हमें AD इंटू DE, राइट। तो ये यहाँ पे 1/2 इंटू AC क्या है, AC है T2 माइनस T1, और ये BC क्या है, BC इज नथिंग बट V2 माइनस V1 प्लस ये AD क्या है, ये AD जो है AD है V1 माइनस V0 इंटू ये DE क्या है, DE है T2 माइनस T1, राइट। तो ये मिल जाएगा एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, और ये एरिया होगा डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम A टू पोजीशन B। आई होप गाइस कि आपको ये सेकेंड केस समझ में आ चुकी होगी। चलिए देखते हैं हमारी थर्ड केस। ये थर्ड केस जो है यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है, लेकिन वो मूव कर रहा है नेगेटिव एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में। इनिशियली ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है वो इतनी है और वो बाय द टाइम कम होती चली जा रही है। वो आफ्टर टाइम t1 वो कम होके इतनी हो गई, आफ्टर टाइम t2 वो कम होके इतनी हो गई, यानी कि v2 इतनी हो गई। मतलब इनिशियली वो समझो v0 थी, v0 से लेके v1 तक आई, v1 से लेके v2 तक आई। ये जो डिक्रीमेंट आ रही है वेलोसिटी में, ये क्यों आ रही है, क्योंकि जो एक्सेलरेशन है वो यूनिफॉर्म है और ये ऑब्जेक्ट नेगेटिव एक्स डायरेक्शन पे मूव कर रहा है, या तो फिर एक्सेलरेशन नेगेटिव है। ये v1 माइनस v0 और v2 माइनस v1 सेम ही होगा, क्योंकि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की केस है ये, राइट। तो यहाँ पे देखिए टाइम t1 से लेके t2 तक हमें समझो डिस्प्लेसमेंट निकालनी है, तो हम ये शेडेड
रीजन का एरिया निकाल सकते हैं और ये एरिया हमें देगा डिस्प्लेसमेंट, राइट। सो डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, फ्रॉम टाइम t1 टू t2, या तो फिर वेलोसिटी v1 से लेके v2 होने तक उस ऑब्जेक्ट ने कितनी डिस्प्लेसमेंट की, वो डिस्प्लेसमेंट होगी ये शेडेड रीजन का एरिया। वो एरिया कैसे निकालेंगे, हमने पिछले केस में देखा कि इस ट्रायंगल का एरिया प्लस ये क्वाड्रिलेटरल का एरिया मिला के जो एरिया मिल जाएगा वो एरिया होगा इस शेडेड रीजन का एरिया, और वो टोटल एरिया रहेगा डिस्प्लेसमेंट। लेट्स गो एंड सी अवर नेक्स्ट केस। ये जो केस है वो केस है नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की। ये नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब क्या है कि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम यदि हमने लिया तो हर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के लिए जो वेलोसिटी बदलेगी वो सेम नहीं रहेगी, वो डिफरेंट होगी। इसका मतलब होता है ये नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का केस। अब देखिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट मूव होना चालू कर रहा है इस पोजीशन से, ए पोजीशन से। समझो t1 ये टाइम था और वेलोसिटी थी v1। यहाँ से उसने चालू किया, आफ्टर टाइम t2 इट रीचेस टू पॉइंट b, at this point velocity is v2, and after suppose time t3, here is the time t3 suppose, and here is the velocity v3, राइट। ऐसे और कई सारे पॉइंट्स मिल सकते हैं, लेकिन ये पॉइंट्स जब हम एक साथ ज्वाइन करने की कोशिश करेंगे तो ये जो लाइन होगी वो स्ट्रेट लाइन नहीं होगी, वो एक कर्व होगा। इस ग्राफ को हम बोलेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट विच इज इन नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। और यहाँ पे देखिए कि ये जो शेडेड रीजन है, ये शेडेड रीजन टोटल डिस्प्लेसमेंट देगा फ्रॉम पोजीशन ए टू पोजीशन बी। और समझो हमने यहाँ पे एक इंस्टेंस लिया है, ये इंस्टेंस है और उस इंस्टेंस का टाइम है t0, और इस इंस्टेंस पे समझो वेलोसिटी है v0। जैसे हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकाल सकते हैं, वैसे हम इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन भी निकाल सकते हैं। तो इस पॉइंट पे जो एक्सेलरेशन होगा उसको बोलेंगे हम इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। इस इंस्टेंट का एक्सेलरेशन कैसे मिल सकता है हमें, एक्सेलरेशन विच इज एट दिस इंस्टेंट इज इक्वल टू dv अपॉन dt। यहाँ पे ये dv अपॉन dt जो है इसका मतलब क्या है, डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। या तो फिर और एक तरीका है ये निकालने का, क्या करेंगे हम यहाँ पे एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे इस कर्व को, इस इंस्टेंस पे जहाँ पे हमने ये टेंजेंट ड्रॉ की है उस टेंजेंट का जो स्लोप है वो स्लोप निकालेंगे हम, तो हमें मिलेगा इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। तो आई होप गाइज कि यू आर क्लियर विद दिस नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन केस। यहाँ पे कुछ पॉइंट्स है जो हमें याद में रखने हैं। सबसे पहला पॉइंट है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की केस में। अब देखिए यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की जो केस है रेक्टिलिनियर मोशन की, उसका वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ जो होता है वो लीनियर होता है। इसके बाद में जो पॉइंट है वो है डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करने के लिए। जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो क्या होता है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया बिटवीन टाइम t1 एंड t2, राइट। जो थर्ड पॉइंट है वो क्या दिखाता है, स्लोप ऑफ द वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज द एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की केस में वेलोसिटी टाइम ग्राफ है ये नॉन लीनियर रहेगा ऑफ कोर्स। जो सेकेंड पॉइंट है यहाँ पे भी हम डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट कर सकते हैं। जो ग्राफ रहता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ, उसमें बिटवीन टाइम t1 एंड t2 यदि हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ के नीचे का एरिया है वो फाइंड आउट करते हैं, वो एरिया क्या देता है हमें, डिस्प्लेसमेंट देता है। और थर्ड पॉइंट जो है वो क्या है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ है वो कोई एक स्ट्रेट लाइन नहीं है, यहाँ पे कर्व है, और इस कर्व को हम जहाँ कहाँ भी टेंजेंट ड्रॉ करेंगे और उस टेंजेंट का जो स्लोप है वो स्लोप क्या देगा हमें, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन देगा। तो ये है थर्ड पॉइंट। तो ये पॉइंट्स हमें याद रखने हैं यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की केस में इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ रेक्टिलिनियर मोशन। आपको इस चैप्टर में अब तक कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं डेफिनेटली आपको उसके आंसर्स दे दूंगा। और यदि आपको ये लेक्चर सीरीज़ यूज़फुल लग रही है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और मैं मिलूँगा आपको नेक्स्ट लेक्चर में।